दोस्तों इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला कि हमें एलियन से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसरो चीफ ने इसके बारे में क्या कहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे हम एलियंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि एक वीक रेडियो सिग्नल हमें मिला है जो कि बहुत दूर से आया है। क्या ये कोई एलियन का साइन हो सकता है? तो जानेंगे इन सब के बारे में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। तो दोस्तों इसरो चीफ ने वार्निंग दी है कि अगर कभी ह्यूमन सिविलाइजेशन का कांटेक्ट एलियन के साथ होता है तो ये फाइट फॉर डोमिनेंस का कारण बन सकता है। ये वार्निंग इस बेस पर है कि हम नहीं जानते कि एलियन सिविलाइजेशन किस तरह की होंगी और उनकी इंटेंशंस क्या होंगी। अगर एलियन स्पीसीज टेक्निकली एडवांस हुई तो उनका ह्यूमन रिसोर्सेज और हमारे प्लेनेट पर कब्जा करने का इरादा हो सकता है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक सर्वाइवल चैलेंज बन सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एलियंस के साथ कांटेक्ट हमेशा फ्रेंडली नहीं हो सकता। हिस्ट्री से हम देखते हैं कि जब भी एक एडवांस सिविलाइजेशन ने दूसरी कम एडवांस सिविलाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अक्सर एक्सप्लॉइटेशन, कॉन्फ्लिक्ट और इवन एक्सटिंक्शन जैसी सिचुएशन बनी है। इसलिए ये ज़रूरी है कि एलियन के साथ कोई भी कांटेक्ट करते वक्त ह्यूमैनिटी को अपनी सेफ्टी के लिए डिफेंसिव और स्ट्रेटेजिक मेजर्स रेडी रखने चाहिए। उनके हिसाब से हम अकेलेपन में नहीं हैं। और उनका कहने का एक पॉइंट ये था कि जहाँ तक हमारी टेक्नोलॉजी और रिसर्च जा रही है वहाँ तक अब तक एलियन सिविलाइजेशन के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्स में सिर्फ हम ही जिंदा हैं, बाकी और भी हो सकते हैं जो हमसे कम एडवांस या ज़्यादा एडवांस भी हो सकती हैं। सोमनाथ जी कहते हैं कि यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़, गैलेक्सीज, एक्सोप्लैनेट्स और स्टार्स हैं, लेकिन अभी तक ज़िंदगी का कोई भी सबूत पृथ्वी को छोड़कर कहीं भी नहीं मिला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी एलियन सिविलाइजेशन मौजूद नहीं है। उनका मानना है कि जब हमारी अपनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो यूनिवर्स में और भी सिविलाइजेशन ज़रूर होंगी जो अलग अलग टेक्नोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी स्टेज पर होंगी। उन्होंने कहा कि एलियन के इवोल्यूशनरी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का स्टेज ऐसा हो सकता है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे हो। इसका मतलब ये है कि एलियंस हो सकता है कि यूनिवर्स में अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हों जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं फ़िलहाल के लिए। आगे वो कहते हैं कि ये भी कहा जा सकता है कि हम अपनी करेंट साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ के बेस पर एक लिमिटेड व्यू रखते हैं। जो एलियन सिविलाइजेशन है वो शायद ऐसे डायमेंशंस, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स या एनर्जी सोर्सेज यूज़ कर रहे हों जो हमारी करेंट टेक्नोलॉजी को परसीव करने में सक्षम नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को एक्सपेंड करें और एलियन सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा ओपन माइंडेड अप्रोच के साथ देखें। उन्होंने कहा कि ऐसे एलियन सिस्टम जो हमसे 1000 साल ज़्यादा एडवांस हैं शायद हमेशा से यहाँ रह रहे हों और हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो हमारी समझ और कैपेबिलिटी से परे हैं। सोमनाथ जी कहते हैं कि हम ह्यूमंस कॉस्मोस में रिलेटिवली नए हैं, जबकि हम अभी भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो सिविलाइजेशंस हमारे आसपास ही एग्जिस्ट करती हों, लेकिन एक ऐसे रूप में जो हमारे साइंटिफिक टूल से बियॉन्ड है। वो शायद ज़िंदगी को एक ऐसे तरीके से देखते हैं जो हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने डायमेंशन की बात भी की थी कि वो हो सकता है कि अलग डायमेंशन से हो। तो अगर वो अलग डायमेंशन में है तो भाई बहुत ही मुश्किल होता है फिर तो देख पाना। उसके लिए हमें अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको और भी एनहांस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि अगर एडवांस सिविलाइजेशन हमें ढूंढना चाहे तो वो ढूंढ सकती है, क्योंकि वो भी इस प्रोसेस से गुजरी होंगी या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जिससे वो हमें कांटेक्ट कर सके, क्योंकि उनको सारे तरीके पहले से पता होंगे क्योंकि वो इस प्रोसेस से निकली हैं। हमें हो सकता है कुछ चीज़ें जो उन लोगों को पता है वो ना पता हो, पर उनको पता हो सकती हैं, इसीलिए वो चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकती हैं। अब बात करते हैं एलियंस को खोजने के नए तरीके के बारे में। तो सेटी इंस्टीट्यूट ने एक नए तरीके से एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढने का एक यूनिक मिशन लॉन्च किया है। ये मिशन गैलेक्सीज में लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स को प्रोब करेगा, जो पहली बार किया जा रहा है। सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का ये प्रोजेक्ट इसलिए खास है क्योंकि अब तक ज़्यादा फोकस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स पर था, लेकिन इस मिशन के जरिए लो फ्रीक्वेंसीज को टारगेट किया जा रहा है, जो एक नया और अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स यूनिवर्स के दूसरे पार्ट से आने वाली पोटेंशियल साइंस ऑफ लाइफ या टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करने में मददगार हो सकती हैं। सेटी के साइंटिस्ट का मानना है कि अगर एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो हो सकता है उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन के लिए लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया हो, या शायद ये वेव्स उनकी टेक्नोलॉजी के बाई प्रोडक्ट हो सकते हैं। मतलब उन्होंने जो चीज़ें बनाई उनमें से लो फ्रीक्वेंसी निकलती हो।
तो लो फ्रीक्वेंसी का एक और एडवांटेज ये है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है, वो भी बिना डिस्टॉर्ट हुए, जो हमें गैलेक्सी के दूर दराज के कॉर्नर्स तक सिग्नल्स ढूंढने का मौका देती हैं। ये पहला मिशन है जो मल्टीपल गैलेक्सी से आने वाले लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को सिस्टमेटिकली स्टडी करेगा। ये सिग्नल्स अगर डिटेक्ट होते हैं तो हमें ये समझने का एक नया तरीका मिल जाएगा कि एलियन सिविलाइजेशन यूनिवर्स में कैसे कम्युनिकेट करती हैं या फिर वो कौन सी टेक्नोलॉजियों को यूज़ करती हैं। सेटी के इस प्रोजेक्ट को एडवांस्ड टेलीस्कोप और सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। ये प्रूव लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स को टारगेट करेगा जो 100 मेगाहर्ट्ज या इससे कम की हो सकती हैं। तो सेटी का ये प्रोजेक्ट एक वाइड रेंज में सर्च करेगा, तकरीबन 2800 गैलेक्सीज़ को कवर करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिनमें से 1300 गैलेक्सीज़ का डिस्टेंस के बारे में हमें पता है। ये सिग्नल्स अगर डिटेक्ट किए जाते हैं तो ये एलियन सिविलाइजेशन की प्रेजेंस का एक बहुत बड़ा क्लू हो सकते हैं। और ये स्टडी मर्चिसन वाइड फील्ड एरे यानी MWA का यूज़ करेगी, जो एक लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप है और ऑस्ट्रेलिया के CSIRO मर्चिसन रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी में लोकेटेड है। वैसे देखा जाए तो वो अगर एडवांस है तो वो टेक्नोलॉजी तो ज़रूर से यूज़ करते होंगे, तो उनकी टेक्नोलॉजी से या तो लो फ्रीक्वेंसी या फिर हाई फ्रीक्वेंसी, कोई तो फ्रीक्वेंसी निकलती होगी ना, तो उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बस अभी तक इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हो सकता है वो हमसे बहुत 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 दूर हों। MWA टेलीस्कोप का ये यूनिक फीचर है कि ये सिर्फ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल्स ढूंढने में मदद नहीं करता, बल्कि इससे हम स्टार्स और गैलेक्सीज़ के एस्ट्रोफिजिक्स को भी स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि साइंटिस्ट ने रिसेंटली ही एक लॉन्गेस्ट एवर कॉस्मिक रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया है, जो या तो एक न्यूट्रॉन स्टार से आ रहा है या फिर एक यूनिक वाइट ड्वार्फ से। ये रेडियो सिग्नल का साइकिल लगभग 1 घंटे का है, जो साइंटिस्ट के लिए एक नया पहेली बन गया है। ये डिस्कवरी इसलिए खास है क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार जो कि रोटेटिंग होती हैं और पल्सार्स कहलाती हैं, ज़्यादातर रेडियो सिग्नल्स के जिम्मेदार माने जाते हैं। ये पल्सार्स कॉस्मिक लाइट हाउस की तरह काम करते हैं, जो एक्सट्रीम स्पीड पर रोटेट करती हैं और रेडियो वेव्स एमिट करती हैं। रेडियो टेलीस्कोप्स के लिए स्पेस से आने वाले छोटे छोटे रेडियो वेव्स का कैप्चर करना एक आम बात है। इन रेडियो सिग्नल्स को रेडियो ट्रांजिएंट्स कहा जाता है और इनका पैटर्न काफ़ी अलग अलग होता है। कुछ सिग्नल्स एक बार शूट होती हैं और कभी वापस नहीं आती हैं, जबकि कुछ बार बार ब्लिंक करती हैं। लेकिन ये नया सिग्नल जिसका नाम ASKAP J1935+2148 है, सबसे लंबा रिकॉर्डेड सिग्नल है, जिसका साइकिल तकरीबन 1 घंटे का। ये अब तक का सबसे लंबा कॉस्मिक रेडियो सिग्नल माना गया है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे लंबे समय तक ऑब्जर्व किया और देखा कि ये कभी लंबे और ब्राइट फ्लैशेस देता है और कभी वीक और रैपिड पल्सेस देता है। कभी कभी ये बिल्कुल भी सिग्नल नहीं एमिट करता, जो इसे और भी ज़्यादा अनयूजुअल बना देता है। रिसर्चर्स अब तक इसके सोर्स को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि ये शायद एक बहुत ही अनयूजुअल न्यूट्रॉन स्टार से आ रहा है। और न्यूट्रॉन स्टार के बारे में हम जानते हैं कि ये एक तरीके के डेड स्टार होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंत तक पहुंच चुके होते हैं और अपने आप में कोलैप्स कर जाते हैं। ये पल्सार्स की तरह काम करते हैं और रेडियो सिग्नल्स को एमिट करते हैं। साइंटिस्ट को इसमें 3 डिस्टिंक्ट मोड दिखाई दिए हैं। पहली मोड में ब्राइट और लीनियरली पोलराइज्ड पल्सेस 10 से 50 सेकंड्स तक दिखाई दिए हैं। उसके बाद दूसरी मोड में सिग्नल्स काफ़ी वीक हो जाती हैं और सर्कुलरली पोलराइज्ड हो जाती हैं, जो सिर्फ 370 मिली सेकेंड तक चलती हैं। तीसरी मोड में कोई पल्सेज ही नहीं होती, यानी सिग्नल बिल्कुल चुप हो जाता है। ये पैटर्न काफ़ी अनयूजुअल है और इसे समझने के लिए काफ़ी एनालाइज किया जा रहा है इसको। रिसर्चर्स का मानना है कि ये कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक फील्ड और प्लाज्मा फ्लोज के इंटरप्ले का नतीजा हो सकता है। सोर्स से जो मैग्नेटिक फील्ड्स आ रहे हैं और जो सराउंडिंग स्पेस में पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, उनका इंटरेक्शन इन 3 अलग अलग मोड्स के सिग्नल्स का कारण हो सकता है। ये सिग्नल किस ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं इसका एग्जैक्ट पता लगाना अब तक मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि ये स्लो स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार का काम हो सकता है। जबकि मैंने बताया था कि जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के होते हैं और काफ़ी तेज़ रोटेट करते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो स्लो भी रोटेट करते हैं और लंबी दूरी तक सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये उनमें से एक हो सकता है। और अगर ऐसा है
ये एक पहला टाइप होगा इसका जिसका हमें सिग्नल ऐसा मतलब मिला है। और जो दूसरी थ्योरी थी कि हो सकता है कि ये वाइट ड्वार्फ से आ रहा हो सिग्नल, तो क्योंकि वो धीरे धीरे घूमता है, लेकिन वाइट ड्वार्फ में इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का होना काफ़ी रेयर होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से नहीं हुई और हमारा यूनिवर्स डूम्सडे स्पीड से फैल रहा है? इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखना। और साथ ही साथ जो एलियंस है वो पृथ्वी के अंदर भी हो सकते हैं, साइंटिस्टों ने ऐसा कहा है, तो उसके बारे में वीडियो बनाई है, देखना ज़रूर।